नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो उपपदमानी नाम ओष्ठो। उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, पफ बभ म, यह सब ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो यह तीनों ओष्ठ वर्ण है, जबकि यह कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ वर्ण है। अ, बड़ा आ, क वर्ग, कख और ह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, क वर्ग, कख ग, यह सारे कंठ वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ है कि ड़ है कि ड है कि ज्ञ है? तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, जबकि ढ मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है। अंग कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है। और ड़ यह इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जबकि ये आधा च रहेगा तो यह द्वित वर्ण कहलाएगा, द्वित वर्ण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है। एक विकल्प, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, या दो अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, या एक अल्प विराम, दो पूर्ण विराम, या एक पूर्ण विराम। तो बस हो गया, यहाँ रुक गए, एक वाक्य हो गया, बस हो गया, रहने दीजिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यहाँ आएगा। तो एक अल्प विराम और एक पूर्व विराम रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवनति है कि श्रृंगार है कि मुश्किल है कि मात्र है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रृंगार इसमें सही वर्तनी का शब्द है, जबकि अवनति होगा, यह डबल नट नहीं रहेगा, यहाँ पे द्वित व्यंजन नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा। मुश्किल नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा, ये आधा सा रहेगा, मुश्किल रहेगा। और मातृभूमि रहेगा, मातृभूमि रहेगा, एत्री रहेगा, मातृभूमि, एत्र नहीं रहेगा, एत्री रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। उत्कर्ष है कि एकत्रित है कि सदृश है कि अस्थायित्व है? तो सदृश इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उत्कर्ष में यह मूर्धन्य सा रहेगा, न कि दंती सा रहेगा। एकत्रित रहेगा, छोटी ही रहेगा, और अस्थायित्व में छोटी ही रहेगा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है। यौवन कैसा पद है? विशेषण है कि संज्ञा है कि क्रियापद है कि विशेष क्रिया है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वह यौवन में परिश्रम करता है, वह यौवन में परिश्रम करता है, यह संज्ञा पदबंध है,
वह यौवन भर परिश्रम करता है। वाक्य में रेखांकित पद एक संज्ञा है। अगर युवा रहता तो यह विशेषण होता। युवा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है? युवा है। युवा रहता तो विशेषण होता, लेकिन युवा से यौवन बना है। युवा से यौवन बना है तो यौवन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। यौवन माने क्या होता है? जवानी। यौवन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। विद्यालय के छात्र रेखांकित पदबंध है। संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संज्ञा पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो छात्र क्या हैं? एक जातिवाचक संज्ञा है। छात्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है तो यह संज्ञा से ही जुड़ा है यह वाक्य, इसीलिए इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किस है कि कोई है? तो किस कोई तो कट जाएगा क्योंकि यह अनिश्चय वाचक शब्द है। लेकिन प्रश्नवाचक पूछा है तो या तो प्रश्न कौन हो सकता है या तो क्या हो सकता है। इन्हीं दोनों में आप लोगों को बताना है कि अप्राणीवाचक शब्द तक कौन है, वहाँ क्या है यह बताइए। कौन तो कौन आदमी, कौन लड़का, तो यह क्या है? प्राणीवाचक है। प्राणीवाचक सर्वनाम है। जबकि क्या लाए हो, क्या खाए हो, तो यह अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अप्राणीवाचक सर्वनाम इसलिए है कि इसमें क्या एक वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। तो वस्तु क्या होती है? एक वस्तु निर्जीव होती है। एक वस्तु क्या होती है? निर्जीव होती है। तो निर्जीव वस्तुओं को ही अप्राणीवाचक शब्द कहते हैं। वस्तुओं के नाम को ही अप्राणीवाचक शब्द कहते हैं। तो इसीलिए यह अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से विशेषण शब्द है। लड़कपन है, उचित है कि कठोरता है कि घबराहट है? तो निम्न में से एक विशेषण शब्द बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उचित वस्तु, उचित व्यवहार, यह सब क्या है? विशेषण है। जबकि लड़कापन, कठोरता, लड़का से लड़कपन बना है तो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। लड़का से लड़कपन बना है तो व्यक्तिवाचक को भाववाचक में से बन गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया है। कठोर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे कठोर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इससे कठोरता बन गया है। घबराना से घबराहट बन गया है, यह भी भाववाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो श्रीमान, श्री क्या है? एक संज्ञा है। श्री किसी व्यक्ति के आगे लगाया जाता है। तो श्रीमान जी एक संज्ञा विशेषण है। दानी, तो दानी पुरुष होता है तो पुरुष भी क्या है? एक संज्ञा है। चमकीला, तो चमक क्या है? एक संज्ञा है। तो चमक से चमकीला बना है। लेकिन सुंदर एक विशेषण है। सुंदर मनुष्य, सुंदर वस्तु,
तो यह क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म मौजूद नहीं रहता है। लड़का खेलता है, तो लड़का क्या खेलता है, क्रिया से प्रश्न कीजिए। तो लड़का खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा है। तो यह तो सकर्मक क्रिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। किसान बोता है, क्या बोता है, तो बीज बोता है। क्या बोता है किसान, तो बीज बोता है। किसी चीज़ का भी बीज हो सकता है, तो यह भी सकर्मक है। लेकिन लड़की रोती है, क्या रोती है, क्रिया से प्रश्न करने पर प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्या है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो फटाफट कौन, तो तेज गति से दौड़ता है, तो यह रीति के साथ चल रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तेज गति से, धीरे धीरे, तेज तेज, यह सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो विस्मयादिबोधक कहलाएगा, तो यह हो जाएगा बाप रे बाप, विस्मय विस्मय। वैसे सर शाबाश, यह भी विस्मय बोधक है। लेकिन अनुमोदन सूचक पूछा है, तो फटाफट आंसर दीजिए। वैसे यह सारे में विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया गया है, तो यह सारे शब्द विस्मयादिबोधक है। लेकिन अनुमोदन सूचक पूछा है, तो शाबाश, हम किसी व्यक्ति को कहते हैं शाबाश, हम अपना अनुमोदन करते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो। तो शाबाश क्या है, अनुमोदन सूचक अव्यय है। जबकि हे राम आश्चर्य सूचक है, बाप रे बाप आश्चर्य सूचक है, और साधु साधु समान सूचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 4 विकल्पों में से 3 समान लिंग के हैं। चौथे असंगत शब्द को चुनिए। वायु, धातु, उपहार, दया। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, वायु बहती है, धातुएं भी होती है, दया लिंग, दया दिखाई जाती है, लेकिन उपहार दिया जाता है। उपहार क्या है, पुल्लिंग है। और यह तीनों क्या है, दया दिखाई जाती है, धातु होती है, वायु बह रही है, या हवा चल रही है। वायु क्या है, एक स्त्रीलिंग है, लेकिन उपहार दिया जाता है। उपहार क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से एक शब्द एक वचन है। संतति, प्राण। तो प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, सदा बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण। दर्शन भी सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। श्रोता वृंद भी। तो गण, वृंद, समूह, यह सब बहुवचन की निशानी। लेकिन संतति से क्या होता है, संतान। तो संतान, संतति एक वचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है। वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, वर्षा अभी अभी हुई, आसन्न भूत है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, यह क्या है, पूर्णभूत है, यह पूर्णभूत है। वर्षा अभी अभी हुई, आसन्न भूत है, आसन्न भूत है। शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी,
यह अनिश्चयवाचक भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें सामान्य भूतकाल है, वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो यह दोनों शब्द केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, एक और दोनों गलत है। फटाफट आंसर कीजिए। आकारांत शब्द में इकारांत पुल्लिंग, जैसे पाया है, पाया है, पाया क्या है? आकारांत है। तो पाया से क्या हो जाएगा? ईक शब्द जोड़ देंगे तो इकारांत हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और इन है, ठाकुर है, ठाकुर, ठाकुर है, तो इसे आइन प्रत्यय लगा देने से ठाकुराइन बन जाएगा। आइन प्रत्यय लगा देने से ठाकुराइन बन जाएगा। पंडित है, पंडित है, पंडित है, पंडित में इन प्रत्यय जोड़ के, पंडित में आइन प्रत्यय जोड़ के पंडिताइन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोनों सही है, दोनों वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद कारक है। करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है कि संबंध कारक है? तो मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, तो कर्ता ने कर्म को लग गया ना, तो को पर सर्ग हो गया, को तो कर्म कारक हो गया। मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ या प्रतिदिन दूध पीता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट है तो उष्ट क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। प्रिय भी तत्सम शब्द है, भक्त भी तत्सम शब्द है। लेकिन अमीर यह एक विदेशी शब्द है और किस भाषा से लिया गया है? तो यह अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। औरत, अदालत, वकील, यह सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत नहीं है कि आँख नहीं है कि कान नहीं है? तो यह तीनों तो तद्भव शब्द है। लेकिन अधर क्या है? अधर मीन्स क्या होता है? होठ। अधर का तद्भव क्या है? होठ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आम का तत्सम शब्द है। अम्बु है कि आम्बु है कि आम्र है कि आम्रब? आम्र है, आम्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काल चक्र निस्दिन जीवन को कर्तन करता है। काल चक्र जीवन को निस्दिन कर्तन करता है। तो कर्तन क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सुपुत्र, तो पुत्र में सुपसर्ग लगा है। धर्म में औपसर्ग लगा है। कर्म में सुपसर्ग लगा है। लेकिन मिलान एक मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर मिलान में आन, इसमें आन प्रत्यय लगा है। मिलधन आन मिलान, इसमें आन प्रत्यय लगा है, न कि उपसर्ग लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय है। बढ़धनिया, बढ़ना धनिया, बढ़ा धनिया, बड़ी धनिया। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ा में या प्रत्यय जोड़ के बढ़िया बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। अध है कि अंत है, पुष्ट है कि क्षणिक है। क्षणिक का शाश्वत होगा, शाश्वत होगा। पुष्ट का दुबला होगा या कमजोर होगा। अंत का आदि होगा, अंत का आदि होगा। लेकिन ऊर्ध्व का अध होगा। ऊर्ध्व माने उठा हुआ, अध माने गिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या होगा। तो एकल का बहुल होगा। एकल का क्या होगा, बहुल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। अब भानु है, भानु का अर्थ सूर्य है। भानु का अर्थ सूर्य है। चंद्रमा को इंदु कहते हैं, शशि कहते हैं, शशि कहते हैं। निशा में स्थित कोई शब्द होता नहीं है। आधी रात को क्या कहते हैं, एक शब्द में निशीथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अतनु का पर्यायवाची है। अतनु ईश्वर, कृष्ण, वसेठ। तो कामदेव का अतनु का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है जिसका शरीर न हो या बिना शरीर के। तो बिना शरीर के कौन है, कामदेव हैं। तो कामदेव को मदन भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं कामदेव को। कामदेव को अतनु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नज़र है। तो कटाक्ष, कटाक्ष को क्या कहते हैं, तिरछी नज़र कहते हैं। व्यंग को ताना कहते हैं, ताना दिया है। आपेक्ष को सापेक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाले हो, एक शब्द क्या है। आगत पति का है या प्रविशति पति का है। तो जिसका पति परदेश में हो उसे प्रविशति, प्रोषित पति का जो अपने पति को बाहर भेज रही है। तो आगमिष्यत पति का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जिसका पति परदेश से आने वाला हो उस स्त्री को आगमिष्यत पति का कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसके बिना कार्य न चल सके। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अत्यावश्यक है कि अपरिहार्य है, कि आवश्यक है कि अपेक्षित है। तो अपरिहार्य कहेंगे। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे क्या कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद है। नवधन उड़ा है, नवोधन ढा है, नवधन उड़ा है, नवधन ओढ़ा है। तो नवधन उड़ा नवोढ़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, उद्विग्न का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धन दीर्घ नहीं होगा, त का तीसरे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और आधा त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सद्भावना का समास में क्या है। तो सद्धन भावना, अच्छा भावना, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 34 का तत्पुरुष समास रहेगा, बेभाव या कर्मधारय या द्विगु। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सद्भावना का क्या है, अच्छी है जो भावना, अच्छी है जो भावना। तो विशेषण विशेष रहते है, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौवन्नी में कौन सा समास है। तो चार आनों का समूह द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची द्विगु। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो यह क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। और से जुड़ा हुआ है, और नामक उपस अव्यय पद से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसमें क्या, अतिथि के आते ही कार्य शुरू हुआ, अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हुआ। दिए हुए में से कोई सही नहीं है। तो फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अतिथि के आते ही एक कर्ता है और एक कर्म है। तो एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है, क्रिया विशेषण है, उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि उक्त सभी। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। तब मोर नाचने की क्रिया कब हो रही है कि जब बादल गरज रहे हैं। तो यह क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आगे नदियाँ है बड़ी अपार में कौन सा रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, करुण रस है कि शांत रस है। आगे नदियाँ बड़ी अपार फिर भी घोड़ा था इस पार, राणा ने सोचा था तब चेतक था उस पार। तो यह वीर रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें वीरता का भाव दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, 10, 11, 12, 13। तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्रा होती है और द्वितीय चरण में 13 मात्रा होती है। जबकि दोहा में प्रथम चरण में 13 मात्रा और द्वितीय चरण में 11 मात्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद झलक रहा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण। तो प्राकृतिक वस्तुओं को मानव रूप में परिणत किया जाए, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जनु जानो मनु मानो संभावना व्यक्त की जाती है और रूपक अलंकार में मान लिया जाता है। लेकिन इसमें सा से सी दिख रहा है, सा से सी, सा लिखा नहीं रहा है, सा से सी सरस समान, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपाय वही होता सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए एक लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटे, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोलता है। तो जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उपाय वही जो जिसका विरोधी भी लोहा मांगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित रचना है जिसे श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।